कि अगर आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन में पीरियोडिक फंक्शन आ जाए तो उसकी क्या हमको ध्यान रखना पड़ता है और क्या प्रॉपर्टीज हैं वो हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है उसका रिकैप करा देता हूं। पहले एक बार पीरियोडिक फंक्शन के बारे में हम पढ़ लें, उसके बाद फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो फंक्शंस में जब चैप्टर पढ़ाया जाता है फंक्शन, उसमें पीरियोडिक फंक्शन करके टॉपिक आता है। अब किन फंक्शन को हम पीरियोडिक बोलते हैं? ऐसे फंक्शन जिसका ग्राफ एक इंटरवल के बाद रिपीट हो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक। एक सेकेंड ना, ऐसे फंक्शन जिसका ग्राफ एक इंटरवल के बाद क्या हो, रिपीट हो, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं पीरियोडिक। ठीक है, उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। अब दूसरा तरीका क्या पहचानने का, एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू अगर वापस एफ एक्स के बराबर आ जाए, एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू अगर वापस एफ एक्स के बराबर आ जाए तो ऐसे फंक्शन पीरियोडिक होते हैं। एंड टी इज कॉल्ड द फंडामेंटल पीरियड, मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल होता है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल पीरियड। ओके, और इसके अलावा जैसे y इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, ये सब पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। इनके कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन जिनके पीरियड हमें पता होना चाहिए। जैसे साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, बताओ? साइन एक्स का जो ग्राफ है कितने इंटरवल के बाद रिपीट करता है मिनिमम, बताओ? नहीं, पाई के बाद रिपीट नहीं करेगा, तो पाई तक तो ग्राफ ऐसा ही है, इसके बाद ग्राफ चेंज हो रहा है, सेम रिपीट करना चाहिए। तो क्या लिखोगे, 2 पाई। 2 पाई के बाद सेम रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, 2 पाई। हर 2 पाई इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट करता है। सेम बाकी का भी, कॉस एक्स का पीरियड भी 2 पाई। अब 10x में ऐसा ग्राफ होता है, पाई/2 के अबाउट नॉट डिफाइन होता है, तो -पाई/2 से पाई/2 में ऐसा होता है। तो हर पाई इंटरवल के बाद रिपीट करता है। तो 10x और cot x का पीरियड कितना होता है, पाई। क्लियर है? Yes, इसी तरह से secant x और cosecant x का पीरियड भी 2 पाई ही होगा। अच्छा, और स्टैंडर्ड फंक्शन जिनका पीरियड हमें पता होना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये भी पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका पीरियड होता है 1। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? yes, अच्छा, अब कभी कभी जैसे y इक्वल टू साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, y इक्वल टू मॉड साइन एक्स, अगर साइन पे मॉड लगा दे, तो आपको मैंने सिखाया था किसी भी फंक्शन पे अगर पूरे फंक्शन पे मॉड लग जाता है तो जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। अब मॉड लगने से क्या हुआ, अब ये जो ग्राफ है हर पाई इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। तो मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, कुछ स्पेशल फंक्शन मॉड साइन एक्स या मॉड कॉस एक्स आ जाए तो इनका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। तो ये फंक्शन और इसके पीरियड क्लियर है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है, ये कोई फंक्शन है एफ एक्स, इसका पीरियड अगर टी है, तो इस फंक्शन में एक्स के साथ अगर मान लो कुछ ऐड कर दूं मैं, कोई कांस्टेंट के, तो पीरियड में फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी टी ही रहेगा, पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल, साइन ऑफ x+2 या x+5, कुछ भी ऐसा लिख दूं मान लो, तो अभी भी पीरियड कितना रहेगा, 2 पाई ही रहेगा। पहले पीरियड भी 2 पाई था, अभी भी क्या रहेगा, 2 पाई ही रहेगा। क्लियर है? yes, sir. तो आपको इस बात का एक तो ध्यान रखना है कि
फंक्शन में x की जगह x+2 रखो या x+k रखो, पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ता है? अगर fx का पीरियड मान लो t है, तो अगर इसमें x को के कोएफिशिएंट को a से मल्टीप्लाई कर दो ax, तो ax का पीरियड हो जाएगा t अपॉन मॉड ऑफ a। ax का पीरियड क्या हो जाएगा? t अपॉन मॉड ऑफ a। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं पूछता हूँ साइन ऑफ 3x का पीरियड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर साइन x का पीरियड तो 2 पाई होता है। साइन x का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। सो साइन ऑफ 3x का पीरियड बताओ कितना हो जाएगा? t अपॉन a, मतलब 2 पाई/3। तो ये फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स जिसका पीरियड अगर टी है, तो एफ ऑफ ए एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा? t/a। अब इसको देखो ऐड करने पे फर्क नहीं पड़ता, मल्टी एक्स के कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करने से फर्क पड़ता है। तो जनरलाइज में ऐसे लिख सकते हो, इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक, पहले यहां तक तो उतार लो एक बार। यहाँ पे क्या लिखूंगा? इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड टी, एफ एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड टी, देन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड कितना हो जाएगा? अगर फंक्शन एफ एक्स का पीरियड टी है, तो एफ ऑफ ए एक्स का प्लस बी का पीरियड कितना हो जाएगा? t/a। ए से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। ए से क्या कर दोगे? डिवाइड। और कुछ स्टैंडर्ड पीरियड जो आपको पता होना चाहिए, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, कॉस का पीरियड 2 पाई, टेन एक्स का पाई, कॉट एक्स का पाई, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का 1, हर 1 इंटरवल के बाद फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ रिपीट करता है, मॉड साइन एक्स का पीरियड पाई, मॉड कॉस एक्स का पीरियड पाई। तो ये कुछ फंडामेंटल है जो आपको पता होना चाहिए। ये सारे जो पीरियोडिक फंक्शन है इनके स्टैंडर्ड पीरियड आपको पता होना चाहिए। साइन एक्स हर 2 पाई इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट करता है, टेन एक्स पाई के बाद, मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स का पाई होता है। अच्छा, एक स्पेशल और होता है इसके अंदर, अगर आपको मॉड साइन एक्स और मॉड कॉस एक्स साथ में दे दे, अब देखो पाई तो सेटिस्फाई करेगा ही सही इसमें, लेकिन पाई/2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब एक्स की जगह x+पाई/2 रखूंगा और मैं, तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, वापस मुझे वही फंक्शन मिल जाएगा। तो इसको सेटिस्फाई करने वाला पाई भी है, पाई/2 है, तो मुझे क्या लेना पड़ता है? स्मॉलेस्ट। तो कभी अगर मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स आ जाए तो इसका पीरियड पाई/2 होता है। ये बस स्पेशली ध्यान रख लेना। मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स अगर साथ में आ जाता है मॉड के रूप में, ध्यान रखना मॉड होना चाहिए, तो पीरियड कितना हो जाएगा? पाई/2। तो ये जो मैंने टेबल बने इसके पीरियड एटलीस्ट अब याद रखना। और एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या? एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड हो जाएगा t/a, t/a। और एक लास्ट प्रॉपर्टी कि कभी कभी दो फंक्शन साथ में दे दे। मान लो एक फंक्शन एफ एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड t1, और एक फंक्शन दे दिया जी एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड मान लो t2। तो अगर ये दोनों फंक्शन साथ में आ जाए, देन साथ में आ जाए मतलब एडिशन के रूप में, एफ एक्स प्लस या माइनस जी एक्स विल बी पीरियोडिक, और इसका पीरियड क्या होगा? पीरियड t विल बी इक्वल टू, इट विल बी द एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। एलसीएम मतलब जो दोनों t1 2 उनका क्या लेना है आपको? एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। अब यहाँ पे एक एलसीएम की एक प्रॉपर्टी और यूज होती है। अगर फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेंगे? जैसे मान लो एक का पीरियड पाई/2 और एक का पीरियड पाई/7 है, तो दो फ्रैक्शनल नंबर का एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है? तो ये भी बचपन में पढ़ाया जाता था कि मान लो एक नंबर है a/b, दूसरा नंबर है p/q, दो फ्रैक्शन आते हैं तो इनका एलसीएम देखो। नॉर्मल इंटीजर्स का एलसीएम तो आपको नंबर लेना आता ही है, दो अगर इंटीजर है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम निकाल लोगे। लेकिन अगर दो फ्रैक्शन आ जाए तब एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के दो दो नंबर उनका एलसीएम ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं पूछता हूं एलसीएम ऑफ 2 पाई/3 कॉमा पाई/12, इसका एलसीएम क्या होगा?
तो ऊपर वाले का एलसीएम 2 पाई और पाई का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 2 पाई और पाई का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 2 पाई रहेगा। सॉरी, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हाँ 2 पाई रहेगा, है ना। Yes. Yes, sir. लोवेस्ट कॉमन, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, 3 और 12 का एचसीएफ क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3। 3. 3. देखो 3 के फैक्टर क्या क्या है? 3 और 1। और 12 के फैक्टर क्या क्या है? 1 2 3 4 6 12। दोनों में कॉमन कौन कौन से? 1 और 3। हाईएस्ट कौन सा है? 3। तो डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेते हैं, न्यूमरेटर वालों का एलसीएम लेते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। एक तो ये ध्यान रखना आपको। यहां तक समझ में आ गया? सर अगर फंक्शन में कुछ डिवाइड हो रहा हो तो कैसे करेंगे? डिवाइड का आपको नहीं आएगा, आपको सिर्फ ऐसे समझना है। एडिशन वाले और सब्सट्रैक्शन वाले ही आएंगे आपको, ठीक है। हाँ, अब एक चीज और फंडामेंटल, कि मान लो एक का पीरियड है आपका रेशनल नंबर और दूसरा कोई पीरियड उसका इरेशनल आ रहा है। एक फंक्शन है जिसका पीरियड है रेशनल और दूसरे फंक्शन का आ रहा है इरेशनल। तो इनका जब क्या इनका एलसीएम कुछ आएगा क्या? T1 T2 का? नॉट पॉसिबल। देखो रेशनल और इरेशनल कंप्लीटली डिफरेंट क्वांटिटी है ना, दोनों डिसजॉइंट सेट होते हैं। जैसे अगर मान लो ये बॉक्स आपका रियल नंबर है, तो रेशनल मतलब आपको पता है ये रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो ये एक पार्ट होता है रेशनल का पार्ट, और बचा हुआ पार्ट क्या होता है? इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल अलग अलग क्वांटिटी है ना, उनमें कोई भी कॉमन पार्ट होता है क्या? नहीं। रेशनल और इरेशनल दोनों क्या अलग अलग क्वांटिटी, इनमें कोई कॉमन पार्ट नहीं होता, तो इनका एलसीएम कभी आएगा क्या? नॉट. नॉट पॉसिबल। ऐसा मैं किस लिए बता रहा हूँ, कभी कभी जैसे मान लो कहो ऐसा पूछते हैं, एलसीएम ऑफ 2 पाई कॉमा 1 1 या 1/2, तो पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। एक इरेशनल पाई इरेशनल नंबर होता है ना, पाई आपका क्या होता है? इरेशनल। तो इनका एलसीएम पॉसिबल नहीं है। देखो ये पूरा पीरियोडिक फंक्शन कवर हो गया। तो ये जो क्लास फंक्शन जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, उसमें पीरियोडिक फंक्शन पढ़ाया जाता है, तो उसमें ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने वहां पे कर रखे हैं, आप रिसोर्स शीट पे देख लेना। ज्यादा इसमें खैर यूज नहीं होगा, फंडामेंटली यूज होगा आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में पीरियोडिक फंक्शन का कैसे यूज होता है, उसके लिए आपको कुछ प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन की थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। प्रॉपर्टीज अगर याद रख लोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पहली दो प्रॉपर्टी तो ये है, लिख लो पहले, हेडिंग डाल देना प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। लिख लिया सबने? यस सर. Yes, sir. ओके, इसको याद कर लेना। देखो आसान है समझना भी। अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, n इज अ इंटीजर, ठीक है, ध्यान रखना n क्या होना चाहिए? इंटीजर। यहाँ पे भी n कॉमा m क्या होना चाहिए? इंटीजर। क्लियर है? ये लिख लेना नीचे। ओके, अब यहाँ पे क्या सिखाया जा रहा है, क्या कोई फंक्शन पीरियोडिक है मतलब हर t इंटरवल के बाद रिपीट करेगा, तो 0 से लेके n टाइम्स t तक का उसका इंटीग्रेशन को आप क्या लिख सकते हो? ये n जो भी इंटीजर है ये आगे आ जाएगा, n टाइम्स 0 to t fx dx। ये पहली प्रॉपर्टी। इसका प्रूफ करने के लिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे y इक्वल टू मॉड साइन x ही ले लेते हैं।
मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है आपको पता ही है ना? क्लियर है? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। तो कोई पूछता है कि फाइंड द इंटीग्रेशन 0 to 5 पाई मॉड साइन एक्स dx। अब 0 से 5 पाई तक मॉड को डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत लेंदी जाएगा। पहले 0 से पाई में करूंगा, फिर पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, एक एक करके मॉड को डिफाइन होगा, फिर इंटीग्रेट होगा। लेकिन मुझे पता है पीरियोडिक फंक्शन है, तो जो एरिया 0 से पाई में होगा और जो एरिया ये तो बेसिकली क्या एरिया अंडर कर्व ही है ना, तो 0 से 5 पाई तक जो एरिया आएगा और 0 से पाई में जो एरिया आएगा उसका 5 गुना ही तो होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 5 टाइम्स 0 to पाई मॉड साइन एक्स dx, है ना? 0 से पाई में जो एरिया है और 0 से 5 पाई में जो एरिया है, इस एरिया का 5 गुना ही तो है, क्योंकि हर एरिया बार बार रिपीट होता जाएगा। तो इसको मैं 5 टाइम्स लिख सकता हूँ। अब 0 से पाई में साइन एक्स कैसा होता है? पॉजिटिव। 0 से पाई में मॉड साइन एक्स कैसा ओपन होगा? पॉजिटिव ओपन होगा। क्लियर है? बताओ। Yes. अब इसका अब इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन निकाल के हम कर सकते हैं आगे सोल्व। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी है, एन को आगे ले आना है, जो भी पीरियड होगा उसको पीरियड को ऊपर रखना। देखो जो भी लिमिट हो ना उसको टी के टर्म्स में लिख लेना, जो भी लिमिट है उसको टी के टर्म्स में लिख देना, फिर एन को आगे ले आना। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा ऐसा होता मॉड साइन एक्स dx 0 से 16 पाई बाई 3। तो बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं? So 16/3. क्या 16/3 आगे आ सकता है? Yes. Yes, sir. नहीं, अभी बताया था एन कैसा होना चाहिए? Integer. इंटीजर। इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया, नॉट इसको 16/3 को आगे मत ले आना। 16/3 तो फ्रैक्शन है ना, समझ में आ रहा है? ये गलती मत करना कि ऐसा लिख दे 16/3 0 से पाई मॉड साइन एक्स dx, ये गलत होगा। इंटीजर यहाँ पे एन कैसा होना चाहिए? इंटीजर। और 16/3 क्या है? फ्रैक्शन। तो ये आपका गलत होगा। क्लियर होगी बात? Yes, sir. Yes, sir. यहां तक सबको समझ में आ रहा है? पहली प्रॉपर्टी एन आगे आ जाएगा, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या ये भी सेम ऐसी है। अगर एम टी से एन टी है तो क्या करोगे? 0 से टी, क्या करोगे? 0 से टी एन माइनस एम आगे आ जाएगा। क्लियर है? Yes. सर अगर वो 16/3 वाला क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ उसको सॉल्व करेंगे अभी आगे, उसके लिए आगे और प्रॉपर्टी यूज होगी। अभी के लिए सिर्फ ध्यान रखना है, अभी आगे 4 प्रॉपर्टी और आएगी, उसकी मदद से फिर वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी भी ध्यान रखना, एम टी से एन टी आए तो एन माइनस एम कर देना, 0 से टी कर देना। अब अगली 2 प्रॉपर्टी लिखो। ए प्लस एन टी से बी प्लस एन टी, और ए से ए प्लस एन टी। तो यहाँ पे ऐसा सोचना, एंटी एंटी कैंसल, ए से बी। ऐसा मतलब याद रखने का तरीका ऐसे मतलब ये ऑथेंटिक तरीका नहीं है, बस याद रखने का तरीका सिखा रहा हूँ आपको, मेन याद होना चाहिए। प्रॉपर्टी याद रहेगी तो क्वेश्चन हो जाएंगे। एंटी एंटी कैंसल, फिर 0 से टी कर दोगे। और सेकेंड वाली में क्या याद रखोगे? ए कैंसल, 0 से एंटी और एन फिर आगे आ जाएगा, है ना? जल्दी से लिख लो, लिखते लिखते याद कर लो। ए कैंसल, 0 से एंटी एन आगे आ जाएगा, ऐसे याद रखने का तरीका। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो मैं एक बार सारी प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, फटाफट याद करना। पहली प्रॉपर्टी, 0 से n टाइम्स टी हो एफ एक्स डी, तो लिमिट्स को टी के टर्म्स में लिख देना। अगर पीरियोडिक फंक्शन है और हायर लिमिट्स बहुत हाई है तो इसको टी के टर्म्स में लिख देना, तो n आगे आ जाएगा 0 से टी एफ एक्स डी एक्स। सेकेंड, एन टी से एम टी हो तो ऊपर m माइनस n 0 टू टी। दूसरा,
ए क्या था, ए प्लस एन टी, ए हाँ प्लस एन। ए प्लस एन टी से बी प्लस एन टाइम्स टी हो, तो एन टी को हटा के क्या लिख दोगे, ए टू बी। और लास्ट ए से लेके ए प्लस एन टी, यहाँ पे भी ए हो और लिमिट भी क्या हो, ए प्लस एन टी। तो आप ए को हटा के क्या लिखोगे, जीरो से एन टी, और फिर फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी वापस अप्लाई हो जाएगी, एन आगे आ जाएगा जीरो से टी। ध्यान रखना ए से लेके ए प्लस एन टी हो, ए से लेके ए प्लस एन टी, तो ये हो जाएगा। क्लैरिटी आ गई यहां तक? यस सर। ठीक है। अब वो जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था रैंडम, उसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे उसको सॉल्व करना। आपके पास मान लो ऐसा कुछ आ जाए और लिमिट आ लो, मान लो आ जाए 16 पाई/3 टाइप। तो सबसे पहले आपको इस फ्रैक्शनल पार्ट को क्लोजेस्ट इंटीजर के टर्म्स में लिख दो। अब देखो 16 पाई/3 ना, तो प्लस के टर्म्स में, तो 3 की टेबल में 16 के आसपास 15 आता है, 16 के पहले सबसे नियरेस्ट को आता है 15, तो इस 16 को लिख देंगे 15 पाई प्लस पाई। डिनोमिनेटर में 3 है ना, डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो 3 के मल्टीपल में देखेंगे, 3 के मल्टीपल में 16 के पहले सबसे पास कौन आता है, तो उसको मैंने ब्रेक कर दिया इसे, ताकि मैं इसको तोड़ पाऊं। तो इस चीज को आप क्या लिखोगे, जीरो से ये अलग अलग करोगे तो कितना आएगा, 5 पाई प्लस पाई/3, 5 पाई प्लस पाई/3। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? यस सर। अब देखो ये जीरो से 5 पाई प्लस पाई/3 तक जा रहा है, जीरो से कहां तक जा रहा है, 5 पाई प्लस पाई/3। तो 5 पाई इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में आएगा, 5 पाई जो वैल्यू है जीरो से 5 पाई प्लस पाई/3 के बीच में आएगा, तो 5 पाई पे मैं तोड़ रहा हूँ। इसको मैं क्या लिखा, जीरो से लेके 5 पाई तक, 5 पाई जो वैल्यू है वो इसके बीच में, मतलब वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। ए से बी में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सी कोई नंबर है ए और बी के बीच में, तो हम लिमिट को तोड़ देंगे, ए से सी प्लस सी से बी, तो मैं इसको 5 पाई पे तोड़ रहा हूँ। समझ में आ रहा है? यस सर। 5 पाई पे दोनों को तोड़ दिया। अब यहाँ पे पहली वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा, 5 आगे आ जाएगा, 0 to पाई मॉड साइन एक्स, 5 आगे आ गया। अब यहाँ पे बताओ सेकंड पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, 5 पाई से 5 पाई प्लस पाई/3। अब 5 पाई के साथ कुछ नहीं, मतलब जीरो, यस तो वो वाली प्रॉपर्टी ए प्लस एन टी से बी प्लस एन टी, यस तो एन टी कैंसिल हो जाएगा, ए से बी आ जाएगा, हाँ है ना, याद आ रहा है? यस तो क्या आ जाएगा, जीरो से पाई/3, 50 कैंसिल, प्रॉपर्टी नंबर जो अभी बताई थी थर्ड। अब जीरो से पाई और जीरो से पाई/3 में मॉड साइन एक्स पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दोगे। क्लियर है? यस। ठीक। अब देखो वापस बहुत अच्छा क्वेश्चन, करो ट्राई, आसानी है, हो जाएगा। 1 + cos 2x का स्टैंडर्ड फॉर्मूला बहुत बार सिखाया है, बताओ। 1 + cos 2x, 2 साइंस के एक्स।
नहीं, 1 + cos 2x। 2 cos²। कहा है कितनी बार यूज, हाँ ये कितनी बार यूज हो गया है, इंडेक्स में लिखना चाहिए अब तो, हर चैप्टर में यूज हो रहा है, ये भूलना थोड़ी है, इसको भूल जाओगे तो फिर तो क्वेश्चन ही सोल्व नहीं होंगे। 1 + cos 2x को 2 cos² लिखते हैं, और 1 - cos 2x को 2 sin² लिखते हैं, ये भूलना नहीं है, बार बार बता रहा हूँ, कितनी हजारों बार मैंने यूज कर लिया अब तक हर चैप्टर में। तो 1 + cos 2x को आप लिखोगे 2 cos²x, और सोल्व आगे। √2 बाहर, √(cos²x), √(cos²x) को क्या लिखेंगे? सर मॉड ऑफ mod of cos x। अब mod cos x भी पीरियोडिक होता है, यस पीरियड कितना होगा mod cos x का? पाई। तो ये 100 आगे आ जाएगा। यस अब बताओ 0 से पाई में, अब इस mod cos x को कैसे सॉल्व करें 0 से पाई में? थोड़ा सा फंडामेंटली जल्दी सोचो ट्रिग्नोमेट्री का। कॉस है, कॉस कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होता है, इतना ही सोचना, जल्दी बताओ। लिमिट कहाँ पे ब्रेक π/2 होगी, पे। या फिर डायरेक्ट कर दे सॉल्व? वेरी गुड, π/2। π/2 पे। 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो एज इट इज ओपन हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो π/2 से पाई में आपको उसको बेसिकली, ये जो मॉड है ये π/2 पे ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि π/2 के पहले पॉजिटिव, π/2 के बाद नेगेटिव। पिछली बार साइन में दिक्कत नहीं थी, क्योंकि साइन 0 से पाई फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही पॉजिटिव होता, तो वहां ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन कॉस को तो ब्रेक करना पड़ेगा ना सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, तो 0 से पाई में π/2 पे वापस ब्रेक करोगे। तो सबसे पहले अपन ने जब भी ऐसी हायर लिमिट आई तो उसको पीरियोडिक फंक्शन था तो तोड़ दिया। हर जगह मत ये अप्लाई कर देना, पीरियोडिक फंक्शन होगा वहीं पे अप्लाई करेंगे। तो पीरियोडिक फंक्शन की मदद से हायर लिमिट को स्मॉलर लिमिट में ब्रेक किया, 100 आगे आ गया, 0 से पाई आया। मॉड cos x था तो π/2 पे ब्रेक कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। क्लियर? यस ठीक है, तो आप इसको इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेट करोगे sin x आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे आंसर आ जाएगा। यहां तक समझ में आया सबको? यस ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड ना। अब देखो यहाँ तक तो आपका ये फंडामेंटल कवर हो गया, इसमें ना मॉड्यूल में आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं इसके ऊपर, बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ आप उन क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना। अब मैं आपको एक और फॉर्मूला सिखा रहा हूँ, लास्ट पार्ट इस चैप्टर। अच्छा अभी वो भी बाकी है डिफरेंशिएशन वाला, फिर एंड होगा। आज की क्लास में जो मेन से रिलेटेड काम काम की चीजें वो सुत्ता उत्ता हम कर लेंगे, लेकिन अब इसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी फंडामेंटल क्वेश्चन की, इजी इजी क्वेश्चन जो जो भी मॉड्यूल में दिखे इस चैप्टर के, बस एक्सरसाइज में ट्राई कर लेना। नेक्स्ट वैली फॉर्मूला लिखो। अब ये फॉर्मूला कब यूज होता है? जब आपके पास ऐसे इंटीग्रेशन है 0 से π/2 sin x की पावर m cos x की पावर n, जहां पे m और n आपके होल नंबर से, मतलब 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। इसके लिए फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला दिखने में बहुत टफ है लेकिन है बहुत आसान एक्चुअली, याद रखने का तरीका इसका बहुत आसान ही है। ठीक है, तो पहले इस फॉर्मूले को देख लो अच्छे से, मैं आपको सिखा दूंगा अभी, 2 लाइन में याद हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है देखो, पहले याद कर लो, 0 से π/2 sin x की पावर m और cos x की पावर n। ठीक है, m और मान लो n, लिमिट कैसी होनी चाहिए 0 से π/2। अब इसको याद रखने का तरीका सुनो ध्यान से।
जो पहली पावर है ना m, जो पहली पावर m में से एक एक करके ऑड नंबर सब्सट्रैक्ट करते जाना। सबसे पहले मान लो 1 सब्सट्रैक्ट किया, फिर 3 किया, फिर 5 किया, ऐसे करते करते जाएंगे जब तक आपके पास 1 या 2 ना आ जाए। अगर 1 आ गया या 2 आ गया तो फिर एंड कर देना, उसके आगे नहीं करना है। मतलब नेगेटिव में नहीं जाना, ध्यान रखना। और जीरो भी नहीं बनाना, नेगेटिव भी नहीं बनाना, जीरो भी नहीं बनाना। 1 और 2 पे एंड कर देना। अगर 1 आ गया तो 1 पे एंड कर देना, 2 आया तो 2 पे एंड कर देना। इसी तरह से जो दूसरी वाली पावर है उसमें से भी ऑड नंबर सब्सट्रैक्ट करते जाओगे। ठीक है। और डिनोमिनेटर में दोनों का सम करके सब्सट्रैक्ट करना है। दोनों का सम करोगे सबसे पहले, फिर इस सम में से इवन पावर सब्सट्रैक्ट करोगे, इवन नंबर सॉरी, जब तक 1 या 2 ना आ जाए, जब तक 1 या 2 ना आ जाए। और इस पूरे में पी से मल्टीप्लाई होगा। अब ये जो पी है ये या तो 1 होगा या पाई बाय 2 होगा। पाई बाय 2 कब होगा? जब m और n इवन हो। और 1 कब आएगा? अदर केसेस में। अगर m और n कुछ और हो जाए तो बाकी p की वैल्यू 1 रखोगे, और m और n दोनों अगर इवन हो तो यहाँ पे पाई बाय 2 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? पाई बाय 2। क्लियर? अब yes, 0 से पाई बाय 2 एक छोटा सा एग्जांपल लेके सिखा रहा हूँ, फटाफट याद हो जाएगा। साइन की पावर 7x। क्लियर है? अब देखो फटाफट करते हैं। साइन की पावर क्या है? 7, 7। 7 तो 7 में से एक एक करके ऑड नंबर सब्सट्रैक्ट करो। देखो आप सब ऑड नंबर ही लिखना। 7 में से 1 सब्सट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 6, 6। अब देखो पहला नंबर 6 ना, अब एक एक करके लिख दो। 6 4 2, बस 2 से आगे जाना ही नहीं है। 2 आगे तो बस वही एंड करना। दूसरा नंबर क्या है? 8। 8 में से 1 माइनस करो, पहला नंबर क्या आएगा? या फिर एक काम करो, थोड़ा सा स्कोर दूसरा कुछ ले लो। मतलब यहाँ पे 8 की जगह ले लो कुछ भी 11 ले लो या फिर 12 ले लो। चलो 12 में से 1 माइनस करो, कितना आएगा? 11, 11। अब 11 11 के बाद सारे अब में 1 माइनस होगा, फिर 12 में से 1, फिर 12 में से 3 माइनस होगा, फिर 5 माइनस होगा। 12 में से 3 माइनस होगा तो क्या आएगा? 9। 12 में से 5 माइनस होगा तो कितना आएगा? 7। तो ऑड नंबर लिखते जाना। 11 9 8 5 3 1 तक, बस। क्लियर हो गया यहाँ तक? और yes, नीचे, नीचे क्या होगा? दोनों का सम। दोनों का सम कितना आएगा? पहला नंबर 19 है ना। दोनों का सम कितना आएगा? 19। अब इसमें से इवन नंबर सब्सट्रैक्ट करेंगे, 2 4 8। तो 19 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 17। अब देखो 19 17, अब सारे ऑड नंबर आ जाएंगे। 19 17 15 कहां तक जाएगा? 1 तक। क्लियर है? yes sir, मल्टीप्लाई बाय पी। अब एक ऑड एक इवन है तो आंसर मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? 1। ये आपका आंसर है, डायरेक्ट आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? इसकी पूरी वैल्यू आ गई डायरेक्ट। आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, बस फॉर्मूला ढंग से अप्लाई करना है। एम में से एक, पहले एक सब्सट्रैक्ट किया, फिर 3, फिर 5। तो आपके पास बस अल्टरनेट, अगर इवन से स्टार्ट हो रहा है तो अल्टरनेट इवन आएंगे, ऑड से स्टार्ट हो रहा है तो अल्टरनेट सारे ऑड आ जाएंगे। पहले एम की पावर एम में से एक सब्सट्रैक्ट, 3 सब्सट्रैक्ट, 5 सब्सट्रैक्ट, फिर एन में से एक 3 5 सब्सट्रैक्ट, नीचे दोनों का सम किया, फिर इवन नंबर सब्सट्रैक्ट। अगर दोनों पावर इवन है तो पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करना है, अदर केसेस में 1 से। अच्छा, इस केस में अगर मान लो एक की पावर 0 और एक की पावर कुछ और हो तो 0 को आपको इवन कंसिडर करना है ना। कंसिडर 0 एज ए इवन नंबर। क्लियर है? लिख लो यहाँ पे नीचे नोट। 0 अगर मान लो पावर नहीं है, सिर्फ अकेला ऐसा साइन की पावर 5 और बचा हुआ कुछ नहीं है, तो अगर मान लो सिर्फ कॉस का टर्म और साइन का टर्म नहीं है तो साइन का टर्म क्या मान लेंगे? 0 है ना। 0 विल बी कंसिडर्ड एज इवन। क्लियर हो रही बात सबको? yes sir, चलो इन तीनों में अप्लाई कर दो एक एक करके। तो अप्लाई कर दो, फिर हम आंसर मैच कर लेंगे।
Done, sir. डन एवरीवन? Yes, sir. बाकी लोग भी कर लो जल्दी से। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले में पावर थी 6 और 4, तो पहले 6 में से एक एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5। फिर अल्टरनेट ऑड नंबर लिख दो, 5 3 1। फिर 4 में से एक माइनस होगा तो होगा 3, 3 के बाद एक ही आएगा। नीचे दोनों का सम 10, 10 में सब इवन नंबर सब्सट्रैक्ट करो, 10 8 4 2। क्लियर है? 2 और 1 पे स्टॉप कर देना है। दोनों इवन है तो पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, Sir, यहाँ पे 6 भी कॉस है। तो आएगा। क्या हुआ? Sir, 6 भी तो आएगा। अरे हाँ, 6 भी आएगा। 10 8 6 4 2। ठीक है? Yes, sir. अब सेकेंड वाले में कॉस ही था, साइन नहीं था, तो साइन की पावर क्या मान लेंगे? 0। 0. अब 8 8 है, तो 8 में से 1 माइनस करोगे तो 7 5 3 1। अब देखो जीरो के लिए कुछ करने की जरूरत, क्योंकि जीरो में से कुछ माइनस करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव मुझे लेना नहीं है। क्लियर है? डिनोमिनेटर में दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा? 8। दोनों पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं? सम लिखते हैं। अब 8 6 4 2 तक एक और, अच्छा 8 और 0 दोनों ऑड है कि इवन? दोनों इवन है। Even. मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2। क्लियर सबको? Yes, sir. थर्ड में 5 है, पहले 5 5 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा? 4। अब सारी इवन नंबर लिखते हैं, 4 2 बस। 3 में से 1 माइनस होगा तो सिर्फ 2 ही आएगा। दोनों को ऐड करेंगे, 5 प्लस 3 8 8 6 4 2। एक ऑड है, दोनों ही ऑड है तो आंसर है मल्टीप्लाई बाय 1। देखो आसान है कि नहीं है? समझ में आ रहा है ना? कर लोगे ना प्रैक्टिस से? Yes, sir. ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ऐसी वेराइटी अगर आती है तो इस तरह से इंटीग्रेट करना है। चलो, अब इसके बाद एक लास्ट होता है न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला, वो सीख लेते हैं। हेडिंग डालो, न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला। कोई फंक्शन है, मान लो एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे लिमिट्स जो है उस वो एक्स के टर्म्स में वेरिएबल है। मान लो लिमिट में एक जी एक्स है और दूसरा मान लो एच एक्स है। एक लिमिट है जी एक्स, दूसरी लिमिट है मान लो एच एक्स, दोनों वेरिएबल है। और यहाँ पे फंक्शन है कोई, मान लो कैपिटल एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है? Yes, sir. इस तरह का कुछ चीजें है। अब आपको मान लो अगर इसको डिफरेंशिएट करना हो, इसको मान लो क्या करना, डिफरेंशिएट आपको। इसको अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे? देखो ध्यान से, ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? सबसे पहले ऊपर वाले इस पूरे फंक्शन में जहां जहां भी टी है उसकी जगह अपर लिमिट आ जाएगी। या फिर ऐसे सोचो, पहले पहले देखो इसको डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला क्या है?
ऐसे फंक्शन जिसमें लिमिट्स में वेरिएबल हो, तो अब डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है? पहले अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन इनटू नीचे जो फंक्शन है उसमें टी की जगह अपर लिमिट आ जाएगी। टी की जगह क्या आ जाएगी? अपर लिमिट। बहुत आसान है, फॉर्मूला याद रखना है। माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन इनटू जहां पे भी एक्स, जहां पे भी टी है उसकी जगह जी एक्स कर दो। क्लियर है? यस सर। देखो, पहले ऊपर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन इनटू एफ ऑफ लोअर लिमिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट्स में, लिमिट्स वाले चैप्टर में यूज हो सकता है। और ये टफ नहीं है बच्चों, बहुत आसान है। देखो जैसे मैंने आपको सिखाया था ना प्रीवियस कॉन्सेप्ट, ये भी स्टार्टिंग में दिखने में टफ था लेकिन आसान था। ये भी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी चैप्टर में यूज हो सकता है क्योंकि डिफरेंशिएशन का पार्ट है। ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करना वो यहाँ पे सिखा रखा है। अभी मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा तो पूरा क्लैरिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और मान लो ऊपर है 10x या फिर sin x। लिमिट्स में वेरिएबल है, मान लो यहाँ पे कोई फंक्शन है e की पावर t dt। अब इसको अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, इसको अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे? देखो ध्यान से, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x। cos x। और फंक्शन में अपर लिमिट रख दो माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन और फंक्शन में लोअर लिमिट रख दो। बस इतना ही करना है। आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो थोड़ा ये बस इतना सा कर लो कि काम हो जाएगा आपका। बस ये डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये आपको सीखना है। अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन फंक्शन में अपर लिमिट रख दी, माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन फंक्शन में लोअर लिमिट रख दी। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा हो तो थम्स अप करो, नहीं आ रहा तो थम्स डाउन कर दो। सब लोग रिप्लाई करो ताकि मुझे पता चले आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? फॉर्मूला याद करना है, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन इनटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन इनटू लोअर लिमिट रख देनी फंक्शन में। बस इतना अगर आपने ध्यान रखना तो लिमिट्स में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आप बहुत आसान है। देखो ये वाला फॉर्मूला जनरली 0/0 लिमिट में 0/0 का फॉर्म है, इंफिनिटी का फॉर्म है, और हमें एल हॉस्पिटल अप्लाई करने की जरूरत पड़े तब वहां पे ये फॉर्मूला यूज होगा। ऊपर मान लो आपको ऐसा फंक्शन दे दे और आपको डिफरेंशिएट करना पड़े तो आपको ऐसे डिफरेंशिएट करना है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो यहां तक आपकी चीजें, डेफिनेट इंटीग्रेशन भी हो गया। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको अभी करा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। और आपको अभी दिवाली की अब छुट्टियां जो रहेगी, जब भी आई, मान लो नेक्स्ट वीक दिवाली की छुट्टियां है, तो इनडेफिनेट डेफिनेट में जितना मैंने पढ़ाया है उसके शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना। क्लियर है? यस और सर। इनडेफिनेट की वो जो मैंने एक पीवाईक्यू वाली वर्कशीट दी थी फंडामेंटल, वो जरूर कर लेना। ओके सर। ठीक है? और मॉड्यूल के फंडामेंटल क्वेश्चन अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इंपॉर्टेंट। अभी ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है ये आपका रिवाइज भी हो जाएगा। अच्छा हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, अब जो बचे हुए 2 चैप्टर है, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अगेन पूरा आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे बेस्ड ही है। ठीक है? अच्छा, तो इनडेफिनेट की मॉड्यूल आ गई, सॉरी, डेफिनेट और इस पे ही बेस्ड है। तो आपको उन दोनों चैप्टर को करने के लिए ये पुराने दोनों चैप्टर आपको आना चाहिए। ठीक है? तो इसलिए अच्छे से रिवीजन शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लेना ताकि आप जब दिवाली के बाद आओगे तो दिवाली के बाद फटाफट में एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन आपका फिनिश कर दूंगा। ठीक है? तो देखो ये आपकी डेफिनेट इंटीग्रेशन की मॉड्यूल है। पहले स्टार्टिंग में फंडामेंटल क्वेश्चन दिए, नॉर्मल इनडेफिनेट की इंटीग्रेशन से बेस्ड, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 इस पे बेस्ड क्वेश्चन, प्रॉपर्टी शुरू की 3 प्रॉपर्टी पे बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चन, फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 जो हमने सीखी है
-a to a वाली उस पे बेस क्वेश्चन। इन्होंने प्रॉपर्टी 4 कर दी है, अपन ने प्रॉपर्टी 5 बना के सीखी थी, ठीक है। फिर ऑड इवन वाले क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी 5, किंग्स रूल पे सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सारे यहीं से आप प्रैक्टिस कर सकते हो मॉड्यूल के सॉल्व एग्जाम्पल से। और ये कुछ सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है। ये वाला वो मैंने आपको सिखाया था, इसका रिजल्ट याद रखना है। फिर ये सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, फिर प्रॉपर्टी नंबर 7 पीरियोडिक फंक्शन जो आज हमने सीखा। और पीरियोडिक फंक्शन पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे हैं पीरियोडिक फंक्शन पे। एक तो ये आपको सॉल्व करने हैं। फिर ये एस्टिमेट ऑफ इंटीग्रल ये छोड़ देना, ये सब एडवांस का पार्ट है, ये सब छोड़ देना, आपको नहीं करना है। लेबनिट्ज फॉर्मूला जो आज हमने सीखा है ना, यस ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। देखो यहाँ पे ये लिमिट का क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी था तो एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दिया। अब ऊपर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय नीचे का डिफरेंशिएशन, और लिमिट का सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो एक बार चलो ये प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड 24। एक बार देखो सॉल्व करके, देखो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एवरीवन प्लीज ट्राई, बस डिफरेंशिएट करना है, फिर मैं सिखा भी दूंगा, नहीं आएगा तो एक बार अपनी तरफ से कोशिश कर लो। 22, 23 एंड 24 कॉपी में लिख लो, डिफरेंशिएट करके देखो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना। यस हो गया अटेम्प्ट। यस सर डन। अब देखो पहले अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन इनटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0, द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, 2x अच्छा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर कांस्टेंट
ट्रीट होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर लिमिट के क्या आ जाएगा बाहर, तो अपर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन इनटू साइन ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन इनटू साइन ऑफ लोअर लिमिट। ठीक है, यस सर। एक मिनट, यहाँ पे आंसर में गड़बड़ दी थी इन्होंने। यस सर, आंसर नहीं मैच हुआ था। हम्म। हाँ सॉरी, एक चीज गड़बड़ हो गई, सॉरी। आपने यहाँ पे क्या होगा, सुनो ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन तो बाहर आएगा पहले, क्योंकि एक्स ये टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। ये समझ में आ गया था? तो आपके यस पास देखो फंक्शन क्या आएगा, यस सर। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर साइन ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पे क्या होगा, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो इसको u मानोगे, इसको v मानोगे, और uv रूल का फॉर्मूला अप्लाई होगा, u डैश इंटू वी माइनस वी डैश इंटू यू। क्लियर है? और सेकेंड वाले पार्ट में क्या करा है, इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दी है। यू डैश इंटू वी करोगे ना, यू डैश इंटू वी, तो वी में क्या करा है, वी का वैल्यू तो निकाल सकते हो ना आप। वी है क्या बेसिकली, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस कॉस टी, यस और फिर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दोगे तो वो आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन ये था, तो यहाँ पे u इंटू वी प्रोडक्ट रूल लगेगा। डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, u डैश इंटू वी माइनस वी डैश प्लस वी डैश इंटू यू। और यहाँ पे 0/0 फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल, ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग। डिफरेंशिएट करोगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे, फिर एक्स की जगह 0 रखोगे। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, प्रैक्टिस करना, इनके अच्छे क्वेश्चन है। और एक दो पीरियोडिक फंक्शन के क्वेश्चन देख लेते हैं। करो ट्राई। 16, 17, 18 दिख रहा है? यस सर। 16, 17, 18 पीरियोडिक फंक्शन के क्वेश्चन है। पहले पता करो पीरियड क्या होगा, पीरियड पता करने के बाद फिर सोचो कैसे सॉल्व करोगे। फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड बताओ कितना था? 1। सर तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x का कितना हो जाएगा? सर 3। नहीं, लगाओ दिमाग, सिखा रखा है, प्रॉपर्टी सोचो क्या बताई थी। एफ एक्स फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x का क्या होगा? सर इसका भी 1 नहीं होगा। नहीं नहीं, 1/3। 1/3 आज ही तो बताया था। एफ एक्स का पीरियड अगर t है, तो एफ ऑफ ए एक्स का पीरियड कितना होगा, 1/a, 1t/a, सॉरी 1 तो बाई फिर भूल गए आप लोग, t/a होता है, वही तो प्रॉपर्टी लगी। एफ एक्स का पीरियड अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका पीरियड है t, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड कितना होगा, t/a। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या हो रहा है, 3, तो t/3 हो जाएगा। तो इस फंक्शन का पीरियड कितना होगा, 1/3। इसका कितना होगा, आप e की पावर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टी रखोगे तो वही आएगा। तो आप आपका पीरियड कितना आ गया, 1/3, तो लिमिट्स को भी 1/3 के टर्म्स में लिखो, वो फिर सॉल्व करना। लिमिट्स को भी 1/3 के टर्म्स में सोचो, फिर सॉल्व करना। दोनों लिमिट्स को 1/3 के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। ऑलवेज कन्वर्ट लिमिट इन टर्म्स ऑफ टी। टी के टर्म्स में लिमिट को ब्रेक करा करो हमेशा। अगला क्या, साइन एक्स है, तो साइन एक्स का पीरियड 2π होता है, e की पावर साइन एक्स का भी 2π ही रहेगा। उसके अगले वाले में पहले सिंप्लीफाई करना, फिर सोचना।
देखो फर्स्ट वाला -1 से 1 e की पावर 3x। तो पहले लिमिट्स को, इसका पीरियड है 1/3, लिमिट्स को 1/3 के टर्म्स में तोड़ना पड़ेगा। तो 2 को मैं लिख सकता हूं, 2 को लिख सकते हैं 6 इंटू 1/3। क्रॉस चेक कर लो, आपको अगर Yes. पता करना तो 2 को 1/3 के टर्म्स में कैसे लिखना है, तो ऐसे लिख सकते हो। 2 को क्या n में क्या मल्टीप्लाई करो ताकि 1/3 आ जाता है, n यहाँ से कितना आ जाएगा 6। तो 2 को क्या लिख सकते हो 6 इंटू 1/3। वैसे -1 बनाना है, तो -1 को क्या लिखूंगा, -1 कब बनेगा, तो -3 इंटू, सॉरी 3 इंटू 1/3, और हाँ एक माइनस आगे लगेगा, -3 इंटू 1/3। ये कैंसिल होके -1 आ जाएगा। तो पहले जो लिमिट्स गिवन थी -1 थी और 2 थी, तो -1 को मैंने लिखा -3 इंटू 1/3, Yes. और 2 को लिखा 6 इंटू 1/3। यहां तक सबको समझ में आया। Yes. अब यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी कौन सी होगी, एनटी से एमटी वाली। ये आपका टी है, 1/3 क्या है टी, 1/3 क्या है आपका टी। तो एनटी से एमटी में क्या हो जाता है, एन माइनस एम। And तो एन minus. माइनस एम, एन माइनस एम 0 टू टी हो जाता है, टी की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x। तो ये n माइनस एम आगे आ जाएगा और लिमिट हो जाएगी 0 से 1/3। अब फ्रैक्शनल पार्ट है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x की वैल्यू क्या आएगी, तो फ्रैक्शनल पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x। किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट को आप क्या लिख सकते हो, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। Yes, sir. किसी फ्रैक्शनल पार्ट को लिखने का तरीका क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। वैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x को मैं लिखूंगा 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x। अब लिमिट में x मेरा 0 से 1/3 जा रहा है, तो 3x आपका 0 से 1 होगा, और 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये वैल्यू आपकी 0 हो गई। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x को मैं सिंपली 3x भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका इंटीजर पार्ट 0 है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 9 इंटू 0 से 1/3 e की पावर 3x। अब आपको e की पावर 3x का इंटीग्रेशन करना है, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस पार्ट को मैं वापस एक बार आपको उस पर सॉल्व कराता हूँ, आपके इसमें नोट्स में। एक बार सारी स्टेप्स को ध्यान से देख लो बस। सारी स्टेप्स को ध्यान से देख लो, तीनों क्वेश्चन को मैं कराऊंगा ढंग से सॉल्व, डोंट वरी। सब लोग कंसंट्रेट होकर सुनना, और नहीं समझ में आया तो वापस पूछ लेना। क्वेश्चन था -1 से 2 e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x। तो पहले पीरियोडिक फंक्शन का जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप इसका पीरियड पता करो। तो पीरियड पता करने के लिए मैंने क्या सोचा था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड 1 होता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x का पीरियड हो जाएगा 1/3। तो अपने जो लिमिट से उसको 1/3 के टर्म्स में कन्वर्ट किया। -1 को लिखा -3 इंटू 1/3, -1 को लिखने का तरीका, और 2 को लिखा 6 इंटू 1/3 e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x। अब ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पे जो हमने पढ़ी थी, एन टी से एम टी एफ एक्स डी एक्स, पीरियोडिक फंक्शन है। इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, m माइनस एन आगे आ जाता है 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे ये आपका m है और ये आपका n है, इन दोनों का डिफरेंस आपका आगे आ जाएगा 6 माइनस ऑफ -3, और लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से t, लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से t, 0 से 1/3 e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x। अब यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको इस फ्रैक्शनल पार्ट को डिफाइन करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x को क्या लिखा जाए। तो इसको मैं अलग से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x को क्या लिखोगे, 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x। अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पता करनी है,
तो मैंने ये बोला कि लिमिट देखो x की कहां से कहां तक जा रही है, 0 से 1/3। तो x अगर 0 से 1/3 तो 3x कहां से कहां तक होगा, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 से 1। 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है, 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x की जगह आप 3x भी लिख सकते हैं, सिंपली 3x। क्योंकि देखो फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, उसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x की जगह 3x आ गया। अब e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर 3x डिवाइड बाई 3, तो जगह 3। अब लिखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह 1/3 रखोगे तो 1 आ जाएगा, आएगा 3e-1। एक बार इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद हमने क्या कर लिखा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये पहला पार्ट था, ठीक है। इसको वापस एक बार प्रैक्टिस कर लेना। दूसरा पार्ट में था 1/1 प्लस ई की पावर साइन एक्स 0 से 2000 पाई। सेकेंड पार्ट अब जो था क्वेश्चन का वो ऐसा था, 1/1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, और लिमिट थी 0 से 2000 पाई। अब साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, तो ई की पावर साइन एक्स का पीरियड भी 2 पाई ही होगा। तो 2 पाई आगे आ जाएगा। अब इसको 2 पाई के लिमिट को 2 पाई के टर्म्स में तोड़ना पड़ेगा। तो 2 पाई इंटू लिखेंगे 1000, 1/1 प्लस ई की पावर साइन एक्स। अब 1000 आपका आगे आ जाएगा, 0 से 2 पाई, 1/1 प्लस ई की पावर साइन एक्स डीएक्स। अब सारा खेल इसका है कि इसको कैसे इंटीग्रेट करें। अब यहां पे आपको प्रॉपर्टीज सोचनी पड़ेगी। सबसे पहले प्रॉपर्टी 4 अगर सोचोगे, एक्स की जगह रिप्लेस करोगे 2 पाई माइनस एक्स, तो वापिस वो का वही फंक्शन वापिस आ जाएगा। मतलब प्रॉपर्टी 4 काम नहीं आ रही है। अच्छा, प्रॉपर्टी 4 काम नहीं आ रही तो फिर प्रॉपर्टी, जब भी प्रॉपर्टी 4 काम नहीं आती हम प्रॉपर्टी 6 लगाते हैं, जिसमें लिमिट आधी हो जाती है। अब एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू, सॉरी सॉरी, एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स एफ एक्स नहीं आएगा, 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना, हाँ। तो चेंज हो जाएगा, तो फिर प्रॉपर्टी 4 अप्लाई हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आप एक्स की जगह 2 पाई माइनस एक्स रखोगे तो साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स आएगा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करोगे, एलसीएम लोगे, कट पिट के 1 आ जाएगा। अप्लाई प्रॉपर्टी 4 एंड देन सॉल्व, अब सॉल्व हो जाएगा। तो आपको इसके बाद प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करनी है और ऐड करना है। इसको इंटीग्रेशन को आई बोल देना, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने के बाद जो इंटीग्रेशन है उसको वापस आई बोल देना, और दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन अच्छा था। तो सबसे पहले आपने पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई करी, पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई होने के बाद जो इंटीग्रेशन आया उसमें प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करनी है। एक ये पार्ट था, और लास्ट वाला पार्ट था पाई से लेके 5 पाई/4। अब लास्ट वाला पार्ट देख लेते, पाई से लेके 5 पाई/4, और लिमिट थी, क्वेश्चन था आपका साइन 2x अपॉन साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। अब पहले तो इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा भी ये अगर पीरियोडिक है कि नहीं है। तो कैसे सिंप्लीफाई करें। सर ऊपर स्क्वायर का साइन, स्क्वायर है। हाँ स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है चलो वो लगाना है। स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab आया ना। यस सर। यस पावर 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखने का तरीका ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ठीक है। यहाँ तक आ गए, और ऊपर आपके पास क्या है, साइन 2x है, तो इसको भी साइन 2x ही लिख रहा हूँ, आगे जो भी यूज होगा उसको लिख देंगे। अब नीचे ये तो 1 हो जाएगा, और ऊपर साइन 2x।
अब बताओ क्या करें? सर साइन को थीटा का भी तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, लगा लो। साइन 2x का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो तो ये हो जाएगा 2 sin x cos x। अब बताओ क्या करें? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। आप sin x या cos x किसी एक को अगर t मान लें तो कोई एक dt में चला जाएगा, क्योंकि ऊपर sin cos दोनों है, तो किसी एक को जो मर्जी आप उसको t मान लो। मान लो sin x को t माना, तो cos x dx की जगह आ जाएगा dt, और बाकी सबको t के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 2 sin x था, sin x को t था, तो 2t cos x dx की जगह आ जाएगा dt। नीचे 1 माइनस 2t स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। अब वापिस से इस क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई करना है तो 2t को कुछ मान लेना, ट्वाइस ऑफ, सॉरी, टी स्क्वायर को कुछ मान लो p। तो न्यूमरेटर में जब 2t dt है ये भी हट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? dp अपॉन 1 माइनस p इंटू 1 माइनस p। क्लियर है? अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है। क्लियर है? ठीक है। अब देखो आपका काम क्या है, आज घर पे जाके मैं आपको वापस मॉड्यूल एक बार आपको दिखा देता हूँ। आपको जितना मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड जो जो भी थ्योरी है उसके सॉल्व एग्जाम्पल अगर प्रैक्टिस करने तो यहाँ से कर सकते हो, और जो पढ़ाया नहीं है उसको अभी के लिए रहने देना। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपको जो करा है वो भी बहुत सारा है, उतना भी कर लो तो भी बहुत है। ये देखो ये उस पे है, आज जो रिडक्शन फॉर्मूला कराया था, वेलिस फॉर्मूला, उस पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके बेस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे साइन कॉस दिया हुआ नहीं, कभी कभी सब्स्टिट्यूशन से साइन कॉस क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर देना। यहाँ पे भी एक्स की जगह आप 2 साइन स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर देना। तो यहाँ से आपकी सेल्फ प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1 बेस्ड ऑन फंडामेंटल। ठीक है, इसमें से भी जो इजी इजी क्वेश्चन आपको लग रहे हो वो प्रैक्टिस कर लेना। एक सेक्शन बी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे कर लेना, ज्यादा टफ नहीं है। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही आपके जेई में आएगा। सेक्शन सी पीरियोडिक फंक्शन जो आज सिखाया। सेक्शन 4 लेबनिट्स फॉर्मूला, तो ये सेक्शन 4 छोड़ देना, सिर्फ ए बी सी कर लेना, बहुत है। ए बी सी भी कर लिया आपने तो मोर देन सफिशियंट है। ये करने के बाद फिर बाद में आप जो मैं एक पीवाईक्यू की एक वर्कशीट दे दूंगा जिसमें इजी लेवल क्वेश्चन होंगे, वो कर लोगे तो आपका ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। तो इनडेफिनेट और डेफिनेट के मिला के 2 से 3 क्वेश्चन आपके फिक्स हो गए। इतना भी कर लिया मतलब जेई में तो 90 परसेंटाइल क्रॉस हो जाएगा मैथ्स में। आ रही बात समझ में? इसके बाद एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसान चैप्टर है, दोनों का भी वेटेज 2 क्वेश्चन का है। तो इंटीग्रल कैलकुलस, इंडेफिनेट, डेफिनेट, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कुल वेटेज। तो इंटीग्रल कैलकुलस ठीक है, चलो ओके देन आज इतना ही रखते हैं। हैप्पी दिवाली, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Bye, sir. Happy Diwali, sir. Bye. Happy Diwali. Thank you everyone, bye bye, good night.